नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर मेरठ से है। दरअसल मेरठ में स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप परिजनों ने लगाया है। स्कूल में इसी को लेकर हंगामा किया गया। 9 क्लास में पढ़ रही बच्ची के साथ छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। बता दें कि आरोप स्कूल के चेयरमैन पर लगा है। परिजनों को इस मामले की सूचना देने के लिए बच्ची ने टीचरों से फोन मांगा था। बच्ची ने आरोप लगाया कि मामले को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बच्ची ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार कहने के बावजूद भी टीचरों ने परिजनों को सूचना नहीं दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला थाना परतापुर क्षेत्र के एसटी थॉमस स्कूल का बताया जा रहा है। लड़की सुबह 7 बजे स्कूल में आई। स्कूल में आने के बाद जो यहाँ का ओनर था उसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। लड़की ने कई बार टीचर से फ़ोन मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं दिया और मैंने ये कही कि इस मामले को यहीं दबा लो। क्या नाम है ओनर का और कहाँ है वो इस टाइम जी पुलिस ले गई उन्हें क्या नाम है? ट्रीटमेंट कराने के लिए। नाम तो सर मुझे मालूम, आनंद के नाम से ऐसा नाम उनका जी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते वक्त थूक का इस्तेमाल कर रहा था। ये वीडियो थाना ब्रह्मपुरी के प्रेम मंडप का बताया जा रहा है, जहाँ पर शादी समारोह में तंदूर पर रोटी बनाते वक्त एक व्यक्ति थूक का इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो थूक लगा रहा था, उसका नाम इमरान पुत्र यूनुस, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। ये ग्राम मऊ खास थाना मंडाली का रहने वाला है। इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसे कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने एक बार फिर निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय दिया है। दरअसल मेरठ में शादी समारोह के दौरान रोटी पर थूकने की घिनौनी हरकत को उजागर करने के बाद खबर का बड़ा असर हुआ। प्रशासन हरकत में आया और कुछ ही घंटों में आरोपी इमरान को थाना मंडाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति रोटी बनाते वक्त थूक का इस्तेमाल कर रहा था। ये वीडियो थाना ब्रह्मपुरी के प्रेम मंडप का बताया जा रहा है, जहाँ पर शादी समारोह में तंदूर पर रोटी बनाते वक्त एक व्यक्ति थूक का इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है जो थूक लगा रहा था, उसका नाम इमरान पुत्र यूनुस, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है। ये ग्राम मऊ खास थाना मंडाली का रहने वाला है। इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसे कल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मथुरा से है। आपको बता दें कि वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भक्तों ने अपने आराध्य संग रंगों की होली खेली। श्रृंगार आरती के पश्चात गोस्वामी ने ठाकुर जी का प्रसादी गुलाल भक्तों पर बरसाया, जिसे पाकर श्रद्धालु धन्य महसूस कर रहे थे। 40 दिवसीय होलिकोत्सव के तहत मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं और युवतियों ने होली गीतों पर नृत्य किया। वहीं पुरुष श्रद्धालुओं ने भजनों का गायन कर ब्रज की अनूठी होली का आनंद लिया। देश विदेश से आए भक्त इस पावन क्षण का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। बहुत मजा आया। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था आज का। बहुत मजा आया। कहते हैं जग हो रही और ब्रिज में हो रहा। 40 दिवसीय होली होती है वृंदावन की, और आज आपने राधा रमण मंदिर में भी होली खेली है। किस तरह का अनुभव रहा? बिल्कुल बहुत मजा आया। बहुत, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी होली खेली है। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमारे यहाँ जो वृंदावन धाम में और ब्रज धाम में जो होली का उत्सव मनाया जाता है, ये आपका 40 दिन का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव आपका बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है। बसंत पंचमी से लेके होली तक 40 दिन के लिए हमारे यहाँ जबरदस्त होली मनाई जाती है। इस समय पूरे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी हैं, जितने भी मंदिर हैं, सब में राजभोग आरती के बाद पहले ठाकुर जी के गालों पर गुलाल लगाया जाता है। उसके बाद उसी गुलाल को सब भक्तों में उड़ाया जाता है। इस समय होली का रस इतना अच्छा हो गया है जिससे भक्तों को खूब आनंद की प्राप्ति हो रही है। ठाकुर जी को इस समय टेसू का गुलाल जो होता है, जो शुद्ध होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसी से ठाकुर जी को होली खिलाई जाती है। इस समय ठाकुर जी के लिए मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं और ठाकुर जी के लिए व्यंजन तैयार करे जा रहे हैं। इसे कराने के बाद फिर ठाकुर जी की होली खिलाई जाती है। अब होली जब ये होलिका अष्टक जब लगेंगे, उसके बाद रात्रि में भी गीली होली चालू हो जाएगी। दिन में अभी तो फिलहाल इस समय दिन में चालू है होली, जो राजभोग आरती के टाइम पे 5-10 मिनट के लिए होती है। लेकिन उसी 5-10 मिनट में ठाकुर जी रंगों से सब भक्तों को सराबोर कर देते हैं।
और फिर उसके बाद जब 8 दिन बचेंगे होली के, उस समय दिन में भी होली चालू हो जाएगी और रात्रि बेला में भी होली चालू होगी। रात्रि बेला में आपके गीले रंग से होली खिलाई जाएगी। इस समय ठाकुर जी, छोटी सी पिचकारी होती ठाकुर जी में, पहले ठाकुर जी को पिचकारी से होली खिलाई जाती है। उसके बाद रंग लिए जाते हैं टिश्यू पे, ठाकुर जी के गालों पे लगाया जाता है, राधा रानी के चरणों में लगाया जाता है, ठाकुर जी के चरणों में लगाया जाता है। और फिर उस गुलाल में थोड़ी सी ठाकुर जी का शुद्ध चीज जो होती है तुलसी, उस तुलसी को थोड़ा सा गुलाल में डाल के उसी से सब भक्तों को आया जाता है। और इस प्रेम और उल्लास और हर्ष से जो प्रांगण में गुलाल की खुशबू महकती है और वही खुशबू सब भक्तों के ऊपर महकती है, उससे भक्त लोग सराबोर हो जाते हैं। भक्तों को इतना मजा आता है कि वो 40 दिन पहले ही अपनी टिकट करा के, सब व्यवस्था करा के वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाते हैं और 40 दिन यहीं रुकते हैं। आप इस समय देख रहे हैं पूरे वृंदावन में होली उत्सव का कितना हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी कुछ समय बाद आपके नंदगांव में भी होली, बरसाने में भी होली जोरों शोरों से मनाई जाएगी। कभी लड्डू होली होती है, कभी फूल होली होती है, कभी लठमार होली होती है। ये ब्रज की होली तो यादगार रहती है। हम सब बेसब्री से, हम सब गोस्वामी लोग हैं, सब ब्रजवासी हैं, सब होली का उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं जिससे होली आए और होली आने के बाद ठाकुर जी को गुलाल से होली खेली जाए। और कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि एक होली का उत्सव ऐसा होता है, इसमें आप सब जनों से हंसी मजाक, हर्षोल्लास सब चीज कर सकते हैं। इससे आदमी कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि होली का उत्सव भी एक तरह से मिलनसार होता है। और आप जानते ही हैं ठाकुर जी की विशेषता क्या होती है। ठाकुर जी को होली में राधा रानी के संग होली खेलते हैं, गोपियों के संग होली खेलते हैं। इस समय होली का उत्सव भी बहुत प्राचीन समय से चलता हुआ आ रहा है। हम तो यही देखते हुए आ रहे हैं शुरू से कि ठाकुर जी होली में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम ठाकुर हैं, कौन है। वो तो बस एक ग्वाल वाल की तरह सब भक्तों को गोपियों की तरह ले जाते हैं और उन पर रंग डालते हैं। आपने देखा होगा जब गुलाल ठाकुर जी भक्तों पर उड़वाते हैं तो तिरछी तिरछी निगाहों से सब भक्तों को निहारते हैं और निहारते हुए उन सबको देखते हुए अपनी दंतावली दर्शन देते हैं। अगली खबर मेरठ से है। आपको बता दें कि मेरठ के आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बाबा औघड़नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, पार्किंग, सुरक्षा, बिजली, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी और चिकित्सा कैंप जैसी सुविधाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद आयुक्त और जिलाधिकारी ने मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान एडीएम नगर ब्रिजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सब लोग जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इसके चलते मेरठ में विशेष करके इस स्थान पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं श्री औघड़नाथ मंदिर में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आने की संभावना रहती है। तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कई सारे यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सीईओ है उनके द्वारा भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु आएंगे वो सुगमता से यहाँ पे दर्शन ले पाएँ, उनको किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। उनकी आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक फ्री, मतलब जो है ना गाड़ियों को रोकते हुए उनको पैदल आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए आवागमन की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, यहाँ पर साफ़ सफाई और बाकी जो अन्य इंतज़ाम होते हैं सुरक्षा के श्रद्धालुओं के लिए, उन सब की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। अभी और हम लोग करेंगे। ये तो मुख्य स्थान है, लेकिन इसके अलावा और 4 स्थान ऐसे हैं यहाँ पर शहर में, ज़िले में, जहाँ पर इस तरह के मतलब जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, तो उसका भी रिव्यू किया जा रहा है। तो प्रयास पूरा है और तैयारी पूरी है हमारी कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े और उनका दर्शन बिल्कुल एकदम बिना किसी विघ्न के और सुगमता से हो जाए। अगली खबर बदायूं से है। आपको बता दें कि बदायूं की कोतवाली क्षेत्र बिसौली के सुजानपुर गांव के पास रविवार देर रात एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 7 बच्चों समेत 25 लोग घायल हो गए। बता दें कि इस्लाम नगर कस्बे के करीब 50 लोग बिसौली में आयोजित जलसे में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार के कारण बस पलट गई। बस पलटते ही अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस एम्बुलेंस के साथ पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी भेजकर प्राथमिक उपचार कराया।
अब बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि संभल जिले में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए असमोली थाना क्षेत्र के कई गांवों में दबिश देकर 5 जेसीबी मशीनें सीज कर दी। खनन अधिकारी मोहम्मद हलीम के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में अवैध खनन में संलिप्त भट्टा माफियाओं पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में खनन माफियाओं के बीच दहशत का माहौल है। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में मध्य प्रदेश के भिंड जिले से गंगा जल लेने आए रमेश के अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा। उसके साथियों ने उसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि रमेश को मृत अवस्था में लाया गया था। यह घटना थाना कमालगंज क्षेत्र के श्रृंगी रामपुर की है। रमेश की अचानक मौत से उसके साथियों में शोक की लहर है। पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। मैं अपने ग्राम में निवास करता हूँ। फिलहाल मैं सीआरपीएफ में बाहर हूँ, एनडीआरएफ में था और मैं छुट्टी आया था। मैं इनके साथ कांवर भरने के लिए आया था सिंगीरामपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इनको चेस्ट पेन हुआ था। मैं नहाने के लिए थोड़ी दूर चला गया था। फिर हुआ क्या था कि इनको चेस्ट पेन हुआ, तो हम जब नहा के वापस आ रहे थे तो हमारे साथी लोग और भी थे। तो क्या हुआ था कि इनकी तबीयत बिगड़ रही थी ज़्यादा। तो जब मैं आया तो मुझे ये अनकॉन्शियस हालत में मिले। फिर मैंने कोशिश किया इनको सीपीआर देने का, लेकिन सीपीआर सक्सेस नहीं हुआ और मैं हॉस्पिटल तक लाया इनको। तो अटैक पड़ गया? तो डॉक्टर सर ने बताया, हमें इसके बारे में पता। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका बस इतना ही बोला इनको अटैक पड़ गया। तो इनका क्या नाम है जो इनको अटैक पड़ा? इनका नाम है रमेश सिंह राजावत। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये निवासी ग्राम अतरसुमा के। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट भिंड है। डिस्ट्रिक्ट भिंड से आए? मतलब आप लोग कितने लोग कांवर बनने आए थे यहाँ पे? यहाँ हम लोग आए थे लगभग 66 आदमी के आसपास। 66 आदमी आए थे। युवक आए हैं, रमेश सिंह नाम के, 35 साल के हैं और ये मृत अवस्था में आए हमारे यहाँ। मतलब कहाँ रहने वाला है? ये जो है एमपी भिंड के रहने वाले हैं, जैसा बताया गया। ये सिंगीरामपुर आए तो परिजन बताया? हाँ, ऐसा बताया कि सिंगीरामपुर आए थे और इनके सीने में दर्द हुआ, ऐसा बताया गया। और फिर जो है मतलब जो है यहाँ लाए थे तो हमें कम मिला। यहाँ ब्रॉड डेट आए थे? हाँ। अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में दिल्ली गेट चौकी के पास ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक MY गोहिल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वाहन रोकने को लेकर हुए हंगामे में स्थानीय लोगों ने PI पर नशे में होने और एक महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। इसके बाद भीड़ ने PI के साथ गाली गलौज और हाथापाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ते बढ़ते थाने तक पहुंच गया, लेकिन अब तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में 6 महीने पहले लापता हुई 26 वर्षीय आकांक्षा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजन गले में बेटी की तस्वीर डालकर दर दर भटक रहे हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए माता पिता ने विधानसभा कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश भी की, जिसके बाद कानपुर पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों की मांग है कि बेटी चाहे जिंदा मिले या मुर्दा, बस उनकी तलाश खत्म हो ताकि उनकी उम्मीदों को जवाब मिल सके। थाना बिल्हौर अंतर्गत दिनांक 31/8/2024 को एक युवती जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, वो गंगा नहाने गई थी और उसके बाद उसके पिता के द्वारा 31/8/2024 को ये बताया गया कि मेरी पुत्री वहाँ से वापस नहीं लौटी है, जिसमें तत्काल एक गुमशुदगी थाना बिल्हौर में पंजीकृत की गई और उसके आधार पर विभिन्न टीमों का गठन किया गया। CCTV फुटेज जो उस एरिया के थे वो निकाले गए। एक ई-रिक्शा इसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु उससे कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। पूरे कनेक्टिंग रूट्स को जो है वो कई भागों में बांट करके उनके CCTV को देखा गया। मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर एवं वादी की निशानदेही पर जिन जिन लोगों पर वादी के द्वारा शक जाहिर किया गया, सभी लोगों को स्थानीय थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इसके पश्चात इस गुमशुदगी को तत्काल अभियोग में तरमीम करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी के द्वारा बताए जाने पर स्थानीय थाने से चूँकि वो संतुष्ट नहीं थे, उनके द्वारा विवेचना को क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र कराने का अनुरोध किया गया।
जिसमें तत्काल प्रभाव से विवेचना को क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र किया गया। विवेचना क्राइम ब्रांच में प्रचलित है। वादी स्वयं पुलिस कमिश्नर सर से मिल करके और इस पूरे प्रकरण को उनसे अवगत कराया, जिसमें सीपी सर के डायरेक्शन में और डीसीपी क्राइम के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो उस विवेचना को कर रही है। सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। जितने भी आसपास के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, सराय, होटल्स थे, सभी जगहों पर टीमों ने सुरागरसी पतारसी की है। साथ ही साथ जो अन्य जिलों के पुलिस स्टेशंस थे, वहां से भी डीसीआरबी और अन्य माध्यमों से टीम के द्वारा जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्ची के सोशल मीडिया हैंडल्स और उससे कनेक्टिंग जितने हैंडल्स थे, उन सबको भी खंगाला गया है। अभी तक कोई उसमें फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। CDR, IPDR एवं BTS के आधार पर भी काम किया जा रहा है और टीम को निर्देशित किया गया है कि इसमें शीघ्र अपहृता की बरामदगी सुनिश्चित की जाए। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर फर्रुखाबाद के श्रृंगी रामपुर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी सहित कई राज्यों से आए कांवड़िए गंगा जल भरकर शिवालयों की ओर रवाना हुए। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखने वाले इस स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां DIG आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई और अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। हर ओर बम बम भोले के जय घोष गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। देखिए, श्रृंगी ऋषि का विशेषकर पुत्रेष्टि यज्ञ के पारंगत थे, है ना। ये कम त्रेता युग का तीर्थ है और श्रृंगी ऋषि महाराज के पास अनेक कामनाएं लेकर लोग आते हैं और दतिया, झांसी, ग्वालियर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे तक आदमी आ जाता है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से, क्योंकि यह पौराणिक तीर्थ है। ये पुराण में, रामायण में इनकी कल्पना के बारे में सब दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से दिखाया गया, दर्शाया गया है उसमें। और जो भी मनुष्य फिर किसी तरह से, माता या बहनें या मानव, कोई भी अपनी मनोकामना लेके आता है, उसको पूर्ण करते हैं ये। और ये साक्षात ऐसा नहीं है कि ये सप्त ऋषियों में माने जाते हैं इस समय। अच्छा, राजा दशरथ का क्या इनका? दशरथ जी के ये दामाद थे। माता शांता का पाणिग्रहण संस्कार हुआ था इनके साथ। माता शांता जो है कौशल्या की पुत्री थी। कांवड़ मेला चल रहा है यहाँ पे, कई राज्यों से लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या कीजिए? देखिए, कांवड़ मेला का अभी जो जोर है हमारे यहाँ, वो श्रृंगी रामपुर का जो घाट है, वहाँ से कांवड़िया जाते हैं और जल उठा करके वो विभिन्न डेस्टिनेशंस पर जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ जो भी शिवालय हैं, पूरे जिले में तकरीबन 50 से ज़्यादा शिवालय हैं। उनमें 4 बहुत महत्वपूर्ण शिवालय हैं, उन चारों पर भी लोगों की भीड़ होती है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पांचाल घाट पर भी कुछ भीड़ होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जिले में जो भी उपलब्ध फोर्स है उसको स्ट्रैटेजिकली लगाया गया है। PRVs को भी डिप्लॉय किया गया है रूट्स पे, और जितने भी थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज और जो भी फोर्स हमारे पास है, उन सब को रूट पर लगा करके ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है कि निरापद तरीके से ये त्यौहार निकले हैं। श्रृंगी रामपुर में अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से कांवड़ यात्री को निकलना पड़ता है। पद्धति में उन्हें रखने की क्या किया जा रहा है? वो जो कुछ गाँवों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पे सीधे पहले भी वहाँ से कांवड़ गुजरती रही है। वहाँ के ग्रामवासियों का सहयोग लिया जाता रहा है। वहाँ पे CCTV भी लगाया गया और वहाँ अलग से ड्यूटीज डिप्लॉय की गई हैं। कहीं कोई अगर इस तरह की बात हो तो उसको तत्काल मौके पर सवाल कर सके। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में धर्मपुरी में नर्मदा के बीच टापू पर स्थित स्वयंभू श्री बिल्लामृतेश्वर महादेव अनूठी आस्था के केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव को कंकु चढ़ाने की परंपरा है, जो देश में कहीं और नहीं देखी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भगवान जागीरदार के रूप में नगर भ्रमण पर निकलते हैं और उन्हें पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राजा रंती देव द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यहीं विराजित हो गए। मराठा शासनकाल में इस शिवलिंग को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका मतलब आधार न मिलने पर इसे यथावत रहने दिया गया। महाशिवरात्रि पर मध्यरात्रि को रजत स्वरूप शिवलिंग का
दिव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। अच्छा, हमने यहाँ पर भोलेनाथ बिलवा अमृतेश्वर का मंदिर है, तो हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत दिन से हमारी इच्छा थी कि हम मंदिर जाएं और महाकालेश्वर के दर्शन करें। आप क्या सोच के आए हैं कि बाबा आपकी मान्यता पूरी करेंगे? तो कहीं ना कहीं दिल में आपके श्रद्धा है। आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, हम पहली बार आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम मंदिर में जाएं और भोलेनाथ के दर्शन करें। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर के प्रसिद्ध आनंदेश्वर महादेव मंदिर, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, में महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जूनागढ़ अखाड़े और प्रशासन की सहभागिता से मेले का आयोजन भव्य रूप से संपन्न किया गया। भक्तों ने बाबा के जयकारों के बीच श्रद्धा से मस्तक झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकुंभ के 144 वर्षों बाद संपूर्ण होने की ओर बढ़ते इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति देखते ही बन रही थी। इसी पर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की ओर से देखिए। इस समय हम मौजूद हैं आस्था की नगरी कानपुर में। एक ओर जहां प्रयागराज कुंभ पूरे विश्व में एक बड़ा विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर का छोटा काशी कहा जाने वाला आनंदेश्वर मंदिर शिवरात्रि के दिन बड़ा मेले का आयोजन कर रहा है। लाखों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी जी हैं। सर, इस बार क्या इंतजाम किए गए? कानपुर कमिश्नरेट में आनंदेश्वर मंदिर जो परमठ में है, इसका बहुत ही महत्व है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है और यहाँ पर शिवरात्रि के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। एक तरफ से मंदिर में यात्रियों का प्रवेश होगा और दूसरी तरफ से उनको निकालने की व्यवस्था की, निकासी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है 3 एडिशनल डीसीपी और 5 एसीपी और लगभग 250 पुलिस फोर्स, पीएसी, फायर टेंडर और LIU का स्टाफ और एम्बुलेंस और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और यहाँ पे जो मंदिर प्रशासन है, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, महंत हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है और उन लोग उनके साथ मिल करके और इसको अच्छे से कराएंगे। सर, एक क्वेश्चन ये कि जैसे कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति आते हैं जो चलने में असहाय हैं लेकिन बाबा को स्पर्श करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किसी तरीके की कोई व्यवस्था है? इसमें मेरा सिर्फ अनुरोध है कि यदि वो बहुत वृद्ध हैं तो जब थोड़ा सा भीड़ हल्की हो जाए तब वो आएँ, और वहाँ पर विशेष व्यवस्था है और हम लोग कोशिश करेंगे जिधर से वो जा रहे हैं उसी रास्ते से उनको वापस करें। लेकिन अनुरोध यही है कि वो जब भीड़ का दबाव कम हो तब आएँ, जिससे उनको सुविधापूर्वक उनको दर्शन कराया जाए। सर, जैसा कि अभी मंच पे हमने सुना, जो आपकी अभी बैठक चल रही थी, उसमें जो डेली के भक्त हैं, इनके प्रति क्या एक निर्णय लिया गया? निर्णय सब उस दिन डेली के या जो पहली बार आ रहे हैं या सामान्य यात्री आ रहे हैं, सबके लिए जो है मतलब है कि दर्शनार्थी सबके लिए व्यवस्था एक ही है। हम लोगों ने सिर्फ एक व्यवस्था ये की है कि जो डेली में कुछ यात्री ऐसे आते हैं जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, जो कमजोर हैं या वृद्ध हैं या किसी अन्य उससे जो है मतलब पीड़ित हैं, उनके लिए हम लोग जो है अलग से व्यवस्था करा रहे हैं। सर, क्या मंदिर प्रशासन को किसी प्रकार का कोई आप लोगों की तरफ से निर्देश जारी है? मंदिर प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग जो है ये व्यवस्था कर रहे हैं और ये जो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, इसको हम लोग मतलब जो मंदिर प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है और जो नगर निगम और जो केसो की टीम है, सबके साथ मिल करके ही इसको अच्छे से कराएंगे और सफल बनाएंगे और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे दर्शनार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो जाए। पुलिस प्रशासन से बात हो गई है, लेकिन मंदिर प्रशासन से हमारे साथ अरुण भारती जी हैं, इनकी भी राय लेना सुदर्शन के माध्यम से जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी सुदर्शन पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चैनल का। बड़ा मेला होने आयोजित जा रहा है, शिवरात्रि है। एक और जहां पे प्रयागराज संपूर्ण हो रहा है कुंभ, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर जो छोटा काशी कहा जाने वाला मंदिर आनंदेश्वर मंदिर है, वहां पे शिवरात्रि का पर्व है, महापर्व है। लाखों के श्रद्धालु आते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या नए इंतजाम किए गए? देखिए, बाबा आनंदेश्वर कानपुर शहर के एक बहुत ही बड़े विश्वविख्यात मंदिर है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो इंतजाम होते हैं बहुत ही प्रशासन ने अच्छी तरीके से किए।
मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था जो हो सकती है बहुत ही भक्तों को हित में रखते हुए बहुत ही अच्छे से किए गए हैं कि सारे लोगों को सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत बैरिकेटिंग रहेगी और सारे लोगों को मेडिकल कैंप वगैरह रहेंगे। जो भी इमरजेंसी कोई ऐसी व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। महाराज जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने आया या बाइट करने आया तो मुझसे एक भक्त ने ये भी कहा कि मेरी माँ है, आना चाहती हैं, लेकिन महाराज जी से और प्रशासन से ये पूछेगा कि क्या इस बार कोई व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल की गई है। व्हील चेयर मंदिर प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की गई है। जो भी माताएं बहनें विकलांग लोग आएंगे उनकी बहुत ही अच्छी वीआईपी से वीआईपी व्यवस्था की जाएगी। लगभग कितनी व्हील चेयर है और किस तरीके से उनको किस रूट से ले जाएंगे, एंट्री एग्जिट उनकी कैसे कराएंगे? व्हील चेयर 3 व्हील चेयर रखी गई है और एग्जिट के लिए जो विशेष रूप से है जो व्यवस्था वीआईपी को दी जाएगी वो विकलांग लोगों को दी जाएगी और अच्छे से उनको जहां से मेन एंट्री है वहीं से उनको प्रवेश कराया जाएगा। एक विषय आपने अभी मंच पे ये कहा पुलिस प्रशासन के सामने कि जो हमारे दैनिक भक्त हैं उनको किसी तरीके की कोई हिंड्रेंस ना हो। नहीं, बिल्कुल दैनिक जो भक्त है हमारे प्रतिदिन आने वाले हैं, इन कई सालों से इनकी लोगों की एक तपस्या है, निष्ठा है, तो एक दिन के महाशिवरात्रि के अवसर के कारणवश उनको किसी प्रकार की आहत न पहुंचे, इस तरीके से पूरी जिम्मेदारी की गई है कि प्रशासन को बोला गया है कि उनको पेशेंस के साथ और सुरक्षित रूप से आने दिया जाए और उनको दर्शन कराए। महाराज जी, अंतिम प्रश्न, क्या किसी तरीके का मंदिर प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन की तरफ से आईडी कार्ड नियुक्त हो रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी आईडी इशू नहीं करेगा। मंदिर का स्टाफ है उन्हीं को आईडी देगा, अन्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ प्रथम दृष्टि में डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। जो बुजुर्ग है उसके लिए व्हील चेयर होगा, दैनिक लोगों के लिए भी मुरव्वत बरती जाएगी, लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो वहीं अरुण भारती ने भी बताया कि मेला अपने तरीके से चलेगा, पुलिस प्रशासन की निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, कई टुकड़ी में पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद होंगे। मेला भली भांति संपन्न होगा। आई कार्ड जो होंगे वो केवल मंदिर कर्मचारियों के होंगे, अन्य किसी भक्त के नहीं होंगे। बुजुर्ग लोगों के लिए जो नहीं चल पाते हैं, अगर वो मंदिर आते हैं तो उनके लिए सुगम व्यवस्था होगी, एंट्री एग्जिट क्लियर होगा और व्हील चेयर की व्यवस्था होगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। आपको बता दें कि पडरौना के बुढ़िया माई मैरिज लॉन में 7 मार्च 2025 को 11 सौभाग्यशाली कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष दीप नारायण अग्रवाल और प्रबंधक पप्पू पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिना किसी सरकारी सहयोग के जन सहयोग से दहेज मुक्त व नशा मुक्त विवाह संपन्न कराया जा रहा है। पिछले 4 सालों में 20 कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। विवाह के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाता है और नव दंपतियों को 1 वर्ष बाद सफल वैवाहिक जीवन के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। इस जनपद में तो काफ़ी वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे पडरौना में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और अभी ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा मेरे जीवन काल में इसको बंद नहीं करूँगा, मैं बंद करता रहूँगा। प्लस सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, उसके बाद से बहुत सी ऐसी लड़कियां रह जाती हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो आती हैं और काफ़ी है, अभी संख्या इनकी बहुत है। तो ईश्वर हम लोग को वो करें, पप्पू जी की पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि लड़कियों को अधिकतम उसके विवाह के निमित्त जो सामग्री है वो ज़रूर उसको दिया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं। उसका कहिएगा तो हम आपको लिस्ट दे देंगे कि हमने क्या क्या व्यवस्था की है और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस समय आइए और हम लोगों के वर वधू को आशीर्वाद दीजिए और इसको सफल होने की क्या लग रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेटी पैदा होने के अभिशाप मानते हैं, इन जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लड़कियों का अभिशाप गया जमाना, अब लड़कियों का अभिशाप नहीं माना जाता है। अब क्षमा करेंगे हमारी बात को, क्योंकि इतने दोनों के बीच में बोल रहा हूँ। अब लड़कों को अभिशाप माना जा रहा है, लड़के हिस्सा ले रहे हैं, लड़के बाप का कत्ल कर रहे हैं, लड़के माँ का कत्ल कर रहे हैं हिस्सा के लिए, लड़कियाँ सेवा कर रही हैं, लड़कियाँ अब अभिशाप नहीं रह गई। सामूहिक विवाह का आयोजन है, कब है और कितने कन्याओं के साथ? 7 तारीख को 5वां वर्ष है। हम लोग के गार्जियन दीपनाथ अग्रवाल जी हैं, इनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता मिलके
बुढ़िया माई मैरिज लॉन है अम्बे चौक से आगे, उसी में पिछले साल भी 11 निर्धन कन्याओं के हम लोग किया था। निर्धन शब्द इस समय हम लोगों ने हटा के सौभाग्यशाली कन्याओं को साथ दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिल रहा है कि आज भी ये प्रथा व्याप्त है अनपढ़ गंवार लोगों में कि जो है बेटियां अभिशाप है, लेकिन नहीं, हम लोग दीप बाबू के नेतृत्व में इस अभिशाप जैसे कोड़ को समाज से दूर करने काम करेंगे। इस शादी का उद्देश्य है दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त समाज। ये दोनों का संकल्प हम लोग बेटी बेटियों सहित मंच पे दिलाने का कार्य भी करते हैं। 7 तारीख को 7/3 को शुक्रवार दिन है, तीसरा महीना है, 10 बजे से बेटियों को बुलाने का हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया है। 11 बजे के बाद हम लोग शादी शुरू कर देंगे। शाम को 6 बजे तक विदाई का कार्यक्रम चलेगा। क्या लग रहा है जो आप टैगलाइन इस बार बढ़ाए हैं, दहेज मुक्त शादी और नशा मुक्त समाज, इसको लेकर क्या अलग से पहल करेंगे? हम लोग इस समाज में जैसे जो भी आती है बेटियां, हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन तक का पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क, एक चवन्नी नहीं देना है। लगभग गृहस्थी का पूरा सामान दीप बाबू के नेतृत्व में, एक भी सामान छूटता नहीं है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं वहाँ जब बेटी पहुँच जाती है तो गेट पे पहुँचने के बाद वो जो है माँ बाप की बेटी के साथ हम लोग की बहन हो जाती है। उसकी आरती करने का काम करते हैं, दुल्हा का भी आरती होता है। उसके बाद हम लोग मंचों तक ले जाते हैं। दीप बाबू के निर्देशानुसार जो भी सामग्री होती है उसको हम लोग देने का काम करते हैं। दुल्हा दुल्हन का खूब बढ़िया जो है हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत के बाद वहाँ जो है गायन होता है, वो जैसे घरों में गायन होता है वहाँ भी गायन की। नशा मुक्त और दहेज मुक्त को लेकर क्या अलग से आप करेंगे? नशा मुक्त दहेज मुक्त को लेकर हम लोग दुल्हा दुल्हन जो हमारे पास पहुँचते हैं, उनके जो परिजन पहुँचते हैं, वहाँ हम लोग मंचों पर शपथ दिलाते हैं कि कम से कम जितने लोग आए हैं इतने लोगों को शपथ दिलाया जाए। ये जो है संदेश वो गाँव में जाके फैलाए कि जो है ये जो है दहेज मुक्त और जो है नशा मुक्त जो है वो समाज बने। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में कोतवाली मोहम्मदाबाद के प्रेम इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल परीक्षा में साल्वर गैंग का भांडाफोड़ हुआ। जांच के दौरान 6 साल्वर पकड़े गए जो अन्य छात्रों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कोचिंग संचालक अनुज यादव ने पैसे का लालच देकर उन्हें भेजा था। प्रधानाचार्य की तहरीर पर कोचिंग संचालक अनुज यादव, गयानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विपिन समेत 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित 4 दिवसीय किसान मेले का समापन 24 फरवरी को हो गया। कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने बताया कि इस प्रदेश स्तरीय मेले में ग्वालियर और चंबल संभाग सहित विभिन्न जिलों के किसानों ने भाग लिया और उन्नत खेती के उपायों को समझा। मेले में विभिन्न राज्यों से आए दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाई और 8 किसानों को कृषक सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, डॉक्टर SK चतुर्वेदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा जो मेला आयोजित किया गया 21 से 24 फरवरी के मध्य में, उसमें सिर्फ हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ही किसान नहीं आए, बल्कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से किसान आए। इसमें शासन की काफ़ी अच्छी भूमिका रही और मध्य प्रदेश शासन का जो हमारे कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग है, वहाँ से भी हमको सहयोग मिला। वहाँ से एक निर्देश जारी हुए सभी जिला अधिकारियों को और सभी जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर को कि और वो आत्मा के द्वारा यहाँ किसान लेके आए। तो लगभग सभी जिलों की सहभागिता रही है, सभी जिलों के किसान आए। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से भी किसान आए, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये मुख्य रूप से हैं। सर, नई तकनीकी को लेकर एडवाइस किया गया किस तरीके से? देखिए, ये मेला पूरा एक समन्वय था नई और पुरानी तकनीकी का। इसमें नई तकनीकी में हमने यहाँ दिखाया कि आगे जो है जो कृषि होगी वो कंप्यूटर आधारित होगी, आगे जो कृषि होगी वो मशीनों पे चलेगी, और आगे जो अगर हमें क्लाइमेट भी कंट्रोल करना है तो हमें कंट्रोल कंडीशन में भी कुछ फसलों को उगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमने परंपरागत खेती को भी बढ़ावा दिया है, ऑर्गेनिक खेती को भी लाए हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को भी समाहित किया है, जिससे उनको समाहित करके एक समन्वय तैयार किया जा सके। दोनों मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा उन्नति होगी। सिर्फ एक प्रकार की कृषि करने से उन्नति संभव नहीं है।
अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोडी शहर में मातृ एवं शिशु अस्पताल की डॉक्टर विजय लक्ष्मी मोसले की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कर्नाटक रक्षा मंच के अध्यक्ष संजू बड़ीगेर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपमंडल अधिकारी को याचिका सौंपी। आरोप है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी मरीजों का उचित उपचार नहीं करती, जिससे हाल ही में एक प्रसूता की जान चली गई। एक अन्य मामले में प्रसव के दौरान लापरवाही बरतते हुए महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने दोषी डॉक्टर पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर कर्नाटक से ही है। आपको बता दें कि बेलगांव के निपानी में कन्नड़ समर्थक संगठनों ने तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार को याचिका सौंपते हुए कंडक्टर पर हमले की निंदा की और दर्ज पॉक्सो मामला वापस लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है। बेलगावी में कन्नड़ बोलने पर केएसआरटीसी बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई, जबकि दूसरी ओर पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि मथुरा के वृंदावन स्थित राधा रमण मंदिर में भक्तों ने आराध्य संग होली खेली। श्रृंगार आरती के बाद गोस्वामी ने ठाकुर जी का प्रसादी गुलाल भक्तों पर बरसाया, जिससे पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। 40 दिवसीय होलिकात्सव के तहत दूर दराज से आए श्रद्धालु इस अनोखी ब्रज होली का आनंद ले रहे हैं। भक्तों ने होली के पदों पर नृत्य और भजन कीर्तन किया। महिलाएं और युवतियां जहां नृत्य में मग्न दिखी, वहीं पुरुष श्रद्धालु होली गीत गाकर भक्ति में लीन हो गए। भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लाया गया है, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता और निष्पक्ष रूप से न्यायिक कार्य करने में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में दिनांक 21/2/25 को भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर जिलाधिकारी के माध्यम से कानून मंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया था। देश भर के इन प्रदर्शनों से कानून मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि हम यह प्रस्ताव संशोधित करके भेजेंगे, लेकिन अधिवक्तागण का ये मानना है कि वह उस कानून को वापस लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं और एक लॉलीपॉप देकर हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके संबंध में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आह्वान पर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायिक कार्य से विवृत हैं क्या आप लोग? न्यायिक कार्य से विवृत। पुतला किसका फूंका आज आप लोग? आज हम लोगों ने कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघावल का फूंका। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।